हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। जितने बच्चे भी हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं या फिर आईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए हिंदी माध्यम में हम लोग पूरे फिजिक्स के सिलेबस को इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। क्लास 12th के पूरे फिजिक्स को हम लोग आज से फर्स्ट चैप्टर हम लोग सिलेबस का शुरू करने वाले हैं। और हम लोग का जो पढ़ने का तरीका होगा वो तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जो हमें 2024 से बोर्ड एग्ज़ाम देना है, जितने भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के हैं या फिर किसी भी दूसरे बोर्ड के हैं जिनको हिंदी माध्यम में अपनी परीक्षा देनी है और जो हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए हम लोग ये जो पूरा क्लास डिज़ाइन करेंगे, ये ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि हमारा जो बोर्ड परीक्षा है वो तो अच्छे से हो ही, और साथ साथ हम बोर्ड परीक्षा के साथ साथ जो 2024 में अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्ज़ामिनेशन हो, आईटी जेईई की परीक्षा हो या फिर सीयूईटी की परीक्षा हो, हमारा जो पूरा सिलेबस क्लास 12th का होगा वो इस तरीके से होगा कि बोर्ड परीक्षा के साथ साथ इन परीक्षाओं पर भी हमारा पूरा कंट्रोल बना रहे। हम जब बोर्ड परीक्षा के बाद जब एग्ज़ाम में बैठें तो हम उतना ही कंफर्टेबल महसूस करें, उतना ही सहज महसूस करें जितना कि बोर्ड परीक्षा में हमने दिया है। तो बच्चों, इसी वजह से, इसी उद्देश्य के साथ इस चैनल की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे पूरे फिजिक्स के सिलेबस को 11th भी 12th भी पूरे सिलेबस को हिंदी माध्यम में कंप्लीट करेंगे हम लोग। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए पूरे प्रॉपर नोट्स भी मिलेंगे हिंदी में लिखे हुए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में जब बैठें तो हमारा पूरा जो तैयारी है एकदम पुख्ता तरीके से हो। तो इसी क्रम में आज हम लोग बच्चों जो पहला चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 12th के सिलेबस का, क्लास 12th के वो सारे बच्चे जिनको नेक्स्ट ईयर 2024 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होना है, उन सारे बच्चों के लिए ये पूरा हमारा क्लास चलेगा। तो जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग को हमारे सिलेबस से पढ़ना है वो है बच्चों विद्युत आवेश और क्षेत्र। यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। और एक बात, जैसे मैं तुमको इसके पहले भी जो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था, इसकी शुरुआत करते समय बताया था कि सब कुछ होते हुए भी जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि प्रॉपर स्टडी मटेरियल, प्रॉपर गाइडेंस, वो चीज़ नहीं मिल पाती जो अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते ही इस चैनल को स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ है। जो भी बच्चे एकदम अच्छे से हिंदी माध्यम में पढ़ाई करते हुए परीक्षा देने वाले हैं, उन सब के लिए ये एकदम डिज़ाइन किया हुआ क्लास तुमको मिलेगा। ठीक है, तो चलो बाकी बातचीत हम लोग करते रहेंगे, कैसे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाना है, हमें क्या क्या चीज़ मिलेगी, हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ताकि हमारा बोर्ड और बाकी परीक्षाएं भी अच्छे से होती रहें, सब बातचीत करते रहेंगे। पहले आज शीघ्र कर दिया जाए, शुरुआत कर दिया जाए। तो क्लास 12th का सिलेबस का जो सबसे पहला चैप्टर मुझको फिजिक्स से पढ़ना है वो है विद्युत आवेश और क्षेत्र, जिसमें हम लोग आज का जो क्लास होगा एक इंट्रोडक्शन जैसा क्लास है। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन हम लोग आज करेंगे। आवेश क्या होता है, कहाँ से इसका उद्भव हुआ, कैसे इसकी गुणों का पता चला, आज हम लोग कितना इसके बारे में जानते हैं, शुरुआत में क्या कहानी थी, ये पूरा हम लोग बात करेंगे। इस तरीके से पूरा हमारा क्लास आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते बच्चों। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको पढ़नी है, या अगले कुछ चैप्टर में हमको जिस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है विधिवत बढ़िया डिटेल में, वो है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्या होता है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है, सारी बात कर लेते हैं। अगर टाइम की बात किया जाए तो देखो, मानव की प्रकृति है चीज़ों को देखना, प्रेक्षण करना, उनको देख कर के उसके पीछे की वजह पता लगाना, क्यों है, कैसे है, इस तरीके से है तो क्यों है, इस तरीके से होगा तो क्या होगा। ये ह्यूमन नेचर रहा है, ये इंसान की फितरत रही है शुरू से लेकर अंत तक। अगर ऐसा ना होता, ये फितरत ना होती, तो हम लोग आज इस जगह पे नहीं होते। जो पाषाण काल में थे जैसे थे
वैसे ही घूम रहे होते आज भी। ये हमारा जानने का, सीखने का, प्रेक्षण करने का जो नेचर ईश्वर ने दिया है, उसी वजह से हम लोग आज यहाँ पर पे हैं। वरना घूम रहे हो तो कहीं जंगलों में अपना आराम से, है ना, पहले की तरह। तो बच्चों, इसी ऑब्जर्वेशन को ही हम लोग एक्चुअल में फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन देखा, क्या उसका निष्कर्ष निकला। तो समय की बात करोगे तो समय था लगभग 600 ईसा पूर्व का समय था। ठीक है, लगभग आज से 2600 साल पहले की बात तुमको बता रहा हूँ, जब आवेश को पहली बार इंसान ने देखा, इसके उपस्थिति को महसूस किया, उस समय की बात बता रहा हूँ। आज तुम बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ तो नहीं कह सकते, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सब कुछ जानते हैं आवेश के बारे में। विज्ञान है, कुछ नहीं, कभी नहीं कह सकते सब कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं आज की डेट में। 2600 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2600 साल पहले लोग ऑलमोस्ट जंगलों में घुमा करते थे। तो 2600 साल पहले 600 ईसा पूर्व की बात तुमको बता रहा हूँ। और जो जगह था जहाँ पर इस विद्युत आवेश को, ऐसा लोगों का कहना है कि पहली बार इंसान ने जब इसको देखा, ऑब्जर्व किया, वो जगह थी ग्रीस। किसने देखा? तो ग्रीस में एक बड़े ही कमाल के दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था बच्चों थेल्स। ठीक है, ये एक बहुत ही कमाल के दार्शनिक थे और ग्रीस में इनको बहुत उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है। इनको ग्रीस के सबसे 7 बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, और इनकी एक परिकल्पना भी थी, हल्का सा बता देता हूँ तुमको। इनका मानना ये था कि ये जो पूरा धरती है, संसार है, वो सिंगल मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, एक ही पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। और जानते उस पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दिया? इनका मानना था कि जो पूरा हमारा संसार है ये पानी से मिलकर बना हुआ है। इनका ऐसा मानना था, जो भी इनकी फिलॉसफी रही हो, हम लोग उस पर नहीं जाना चाहते हैं। तो इनका ये मानना था कि पूरा संसार हमारा पानी से बना हुआ, ये इनकी फिलॉसफी थी। लेकिन इनका जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है उसकी हम लोग मुख्य बात करते हैं। तो थेल्स एक दार्शनिक थे ग्रीस में, समय था 20 से 2600 साल पहले ग्रीस में। इन्होंने क्या देखा कि एक पदार्थ होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चा अंबर। एक पदार्थ होता है अंबर, इसकी स्पेलिंग भी लिख दे रहा हूँ मैं, एम्बर। अभी पदार्थ क्या होता है बता दूँ कि जो पेड़ की छाल जो होती है, पेड़ की छाल से जो रेशा निकलता है, उसी का बना हुआ ये पदार्थ होता है अंबर। एक ठोस हो जाता है जब वो रेशा, तो वो उसी पदार्थ को अंबर बोलते हैं। बड़ा काम का पदार्थ होता है ये। इसका बहुत जगह मेडिसिन के रूप में यूज़ होता था उस वक्त, आज भी होता होगा, आई डोंट नो, लेकिन बहुत इसका यूज़ था मेडिसिन के रूप में। इसका यूज़ आभूषण बनाने में होता था और घर के सामान को सजाने बजाने में इसका यूज़ हम लोग करते थे। पत्थर की तरह होता था, चमकीला, तो इसको एम्बर बोलते थे। और बड़े इंटरेस्टिंग बातों को बताऊं कि एम्बर को, जिसकी बात हम लोग अभी करेंगे, एम्बर को ग्रीक भाषा में ग्रीस वाले इलेक्ट्रॉन नाम से पुकारते थे। बस मारिए, इसी एम्बर को ग्रीस में लोग इलेक्ट्रॉन नाम से पुकारते थे। इसी इलेक्ट्रॉन से जो वर्ड निकला, वो वर्ड क्या निकला? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शब्दों का भी बात पता होनी चाहिए कि भाई ये शब्द कहाँ से आया। तो एम्बर जो पदार्थ है उसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन के नाम से पुकारते, तो वहीं से इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ। क्योंकि ऐसा मानना है कि इंसान ने आवेश का जो पहली बार अनुभव किया वो एम्बर पदार्थ के द्वारा ही किया। कैसे किया? तो एम्बर को जब सिल्क के कपड़े या ऊन के साथ, हम लोग बढ़िया से ऊन समझते हो ना, जो गर्म कपड़े इसके बनते हैं वही ऊन, तो सिल्क के कपड़े या ऊन के साथ इस एम्बर के टुकड़े को जब रगड़ा गया बढ़िया से, खूब अच्छे से रगड़ा गया,
तो क्या पाया गया पता है? ये एम्बर का जो टुकड़ा था वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता था। ये ऑब्जर्वेशन, ये परीक्षण, ये थेल्स नामक दार्शनिक का था, ऐसा हम लोग का मानना है कि इन्होंने ही सबसे पहली बार देखा कि ये जो एम्बर के टुकड़े को अगर हम सिल्क या ऊन से अगर रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है। अब उसके पीछे का रीज़न, कारण क्या, ये तो नहीं पता, लेकिन ये आकर्षण करता है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो वो पहले मैंने कहा कि ह्यूमन नेचर ऑब्जर्व करना, उसके पीछे पड़ना, ऑब्जर्व करके अगर उसके पीछे हम पड़ेंगे नहीं तो हम जिस जगह पर हैं वहीं पर हमेशा रहेंगे। विज्ञान की सबसे पहली यही कह सकते हो कि आवश्यकता है कि जो भी चीज़ आप देखें, ऑब्जर्व करें, प्रेक्षण आप लें, उसके पीछे पड़ें, कारण जानें क्यों होता है, कैसे होता है, तो फिर विज्ञान अपने आप दरवाज़ा खुलता जाएगा। किसी भी चीज़ को स्वीकारते चलेंगे कि नहीं ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, तो चलो स्वीकार लो, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। सबके पीछे कारण हमें खोजना होता है। वही विज्ञान की वजह से हम लोग आज, उसी कारण की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। वही अगर ह्यूमन नेचर है तो तुम्हें भी पढ़ाई के दौरान, एक स्टूडेंट को भी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करना है कि सर ने ये बोला तो क्यों ऐसा होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग एक्सेप्ट करनी पड़ती, मगर कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हम जा सके वहाँ तक उसके पीछे अंदर तक घुसना चाहिए, तभी पढ़ने का देखो मज़ा है, अदरवाइज़ फिर मामला उतना मज़ा नहीं आएगा। तो अंबर को सिल्क या ऊन के साथ रगड़ने पर ये छोटे छोटे कणों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। फिर बाद में पता चला कि ये जो आकर्षण करने का गुण है ये केवल अंबर का थोड़ी है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हमको आगे जाके देखने को मिले जिनको एक दूसरे से रगड़ने पर वो छोटे छोटे कणों को, पार्टिकल को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आज हम लोग के लिए बहुत कॉमन फैक्ट है, किसी भी चीज़ को रगड़ो और वो छोटे छोटे पार्टिकल को आकर्षित करता है। आज हम जानते हैं कि वो विद्युतीकरण की वजह से होता है, लेकिन आज की बात थोड़ी मैं कर रहा हूँ, आज से बहुत हज़ार साल पहले की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर उतना हम लोग को ज्ञान नहीं था एक ह्यूमन को। तो बहुत सारे पदार्थों को रगड़ के देखा गया तो ये गुण पाया गया कि सब में ये आकर्षण करने की क्षमता होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर तुमको बताऊँ तो कांच की जो छड़ होती है, ग्लास रॉड जिसको बोलते हो, इसको भी अगर हम एक सिल्क के कपड़े के साथ अगर रगड़ें, सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ें, तो हम ये पाएंगे कि ये कांच की छड़ भी छोटे छोटे पार्टिकल को आकर्षित करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि ये कांच की छड़ और सिल्क भी एक दूसरे को रगड़ने के बाद आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। एक और एग्जांपल तुमको बताऊँ, जैसे कांच की छड़ है, वैसे एग्जाम्पल और होता है प्लास्टिक की छड़। प्लास्टिक की छड़ को अगर हम लोग कैट फर जिसको बोलते हैं, बिल्ली की जो फर होती है, उसके साथ इसको रगड़ा जाए, कैट्स फर के साथ इसको हम रगड़ें प्लास्टिक की छड़ को, तो भी इस पे और इस पे कुछ ऐसा गुण आता है कि छोटे छोटे कणों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, या इनके बीच भी आकर्षण बल कार्य करना प्रारंभ हो जाता है। तो सिर्फ ये बात एम्बर तक सीमित नहीं थी, ठीक है, शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन बाद में लोगों ने देखा अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने, ऑफ कोर्स एक साथ नहीं देखा, लेकिन समय समय पर लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया। अलग अलग देश में अलग अलग समय पर लोगों ने देखा कि इस बहुत सारे हज़ारों पदार्थ हैं जो एक दूसरे के साथ रगड़ने पर ये आकर्षण प्रतिकर्षण का ये जो गुण है वो दिखाते हैं। तो अब लोगों ने, जैसे एग्जांपल तुमको और बताऊं कि कांच की छड़ को सिल्क से अगर रगड़ा और प्लास्टिक की छड़ को कैट फर से अगर रगड़ा, तो रगड़ने के बाद ये देखा कि ये कांच की छड़ इस सिल्क के साथ आकर्षित होती है, यही कांच की छड़ प्लास्टिक की छड़ के साथ भी क्या होती है, आकर्षित होती है, लेकिन वही कांच की छड़ कैट फर के साथ प्रतिकर्षित होती है। और भी देखा गया कि प्लास्टिक की छड़
कांच की छड़ से तो आकर्षित हो रही है, लेकिन प्लास्टिक की छड़, सिल्क की छड़ से, सिल्क के कपड़े के साथ क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरों को आकर्षित प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये आकर्षण प्रतिकर्षण का ये चक्कर चल रहा है। अब कई सालों बाद, कई सालों तक इसके पीछे लोगों ने अपने काम किए, सालों तक लोग इस पर लगे रहे, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने इस पर खूब स्टडी किया, अलग अलग चीज़ों को लेकर के। तो अंत में एक निष्कर्ष निकाला गया, कॉन्क्लूजन जिसको बोलते हो, भाई इसका निष्कर्ष क्या है, ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है आखिर इसके पीछे कारण क्या है। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो लोगों ने देखा और ये ऑब्जर्व करके ये जो निष्कर्ष निकाला वो बता रहा हूँ कि जब भी दो वस्तुओं को, दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, उन पर एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। उसी विशेष प्रकार के गुण को वैज्ञानिकों ने नाम दिया विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये भी कहा कि जब ये गुण, विद्युत आवेश जिसको कहा जा रहा है, जब ये गुण उन पदार्थों पर अवतरित हो जाता है, आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो जो पदार्थ हैं वो विद्युतमय हो गए हैं। विद्युतमय को अगर अंग्रेज़ी में जानना चाहो तो अंग्रेज़ी में कहते हैं बच्चा इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि यार जब हम लोग दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो उनमें जो आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण देखने को मिल रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि रगड़ने के उपरांत उनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है। उसी विशेष प्रकार के गुण को नाम दिया गया विद्युत आवेश। और जब ये विद्युत आवेश उन पर अवतरित हो जाएगा तो हम कहेंगे पदार्थ क्या हो गए, विद्युतमय हो गए, इलेक्ट्रीफाइड हो गए, और अब वो आकर्षण प्रतिकर्षण का खेल खेलने के लिए तैयार है। कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाला गया। एक बात और लोगों ने निष्कर्ष में जोड़ा आगे जाकर के कि जो विद्युत आवेश की बात हो रही है, ये जो गुण रगड़ने के उत्पन्न हो रहा है, ये विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। देखो धीमे धीमे बात खुलती है, एक ही दिन एक ही समय सब कुछ नहीं होता। विज्ञान को आगे बढ़ने में समय लगता है। समय दो कि ये अपने आप आगे बढ़ता चलेगा, ये इसका आप नहीं चले। तो जब समय बढ़ा तो लोगों ने ये भी देखा कि जिस विद्युत आवेश की बात लोग कर रहे हैं कि रगड़ने पर एक गुण आता है, उस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। वो जो विद्युत आवेश है वो भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, और वो दो प्रकार लोगों ने कहा कि ये जो दो प्रकार हैं, सजातीय और विजातीय आवेश है। सजातीय और विजातीय का सीधा सा मतलब होता है बेटा लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। एक प्रकार के चार्ज होंगे या दूसरे प्रकार के। लेकिन ये पता कैसे चला, आखिर पता कैसे चला कि अलग अलग प्रकार के दो प्रकार के आवेश हैं। देखो इसी में बताता हूँ कैसे पता चला। हमने कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा, खूब तगीद से रगड़ा, इस पर आवेश आ गया, इस पर भी आवेश आ गया। ठीक है, कैसा आवेश आया अभी छोड़ दो, बस आ गया। फिर हमने प्लास्टिक की छड़ को कैट फर के साथ रगड़ा, इन दोनों पर भी आवेश आ गया। क्लियर है? मैं बता रहा हूँ कैसे पता चला कि दो अलग अलग प्रकार का आवेश है, ये बता रहा हूँ। फिर हमने देखा कि इसको इससे रगड़ने के बाद, इसको इससे रगड़ने के बाद जब कांच की छड़ को मैं सिल्क के पास लाया तो इनके बीच तो आकर्षण हो रहा है, लेकिन कांच की छड़ को जब मैं कैट फर के साथ लाया तो इनके बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। बात समझ रही है? वही कांच की छड़ सिल्क को आकर्षित कर रहा है, वही कांच की छड़ कैट फर को प्रतिकर्षित कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सिल्क और कैट फर पर जो आवेश अवतरित हुआ है
वो समान प्रकार का नहीं है। अगर समान प्रकार का होता तो जैसे ये आकर्षित हो रहा है ये भी आकर्षित होता। एक एग्जांपल देखो, कांच की छड़ सिल्क से आकर्षित होती है। सिल्क जो है वो कांच की छड़ को आकर्षित करता है। सिल्क प्लास्टिक की छड़ को, अब जैसे सिल्क है और ये प्लास्टिक की छड़ है, सिल्क इस कांच की छड़ को तो आकर्षित कर रहा है, लेकिन यही सिल्क प्लास्टिक की छड़ को प्रतिकर्षित कर रहा है। बात को समझो, हमने कांच की छड़ को सिल्क के साथ रगड़ दिया, कांच और सिल्क पे एक प्रकार का आवेश आ गया। फिर प्लास्टिक की छड़ को कैट फर के साथ रखा, इन पर भी आवेश आ गया। फिर क्या किया, सिल्क को कांच की छड़ के पास लाया, आकर्षण हुआ। उसी सिल्क को प्लास्टिक की छड़ के पास लाया, प्रतिकर्षण हुआ। तो वही सिल्क कांच को खींच रहा है, प्लास्टिक छड़ को भेज रहा है, यानी कि दोनों पर जो आवेश है वो समान प्रकार का नहीं है। इस आधार पे हमने ये चेक किया, जज किया कि पदार्थों पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो एक ही किस्म का नहीं है। अगर एक ही किस्म का होता तो एक ही प्रकार का बल देखने को मिलता। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान भी एक गुण है। द्रव्यमान मेरा हो, तुम्हारा हो, किसी चीज़ का भी हो, सिर्फ द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल ही लगता है, प्रतिकर्षण नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है और उसका नेचर आकर्षण करना है। लेकिन यहाँ पर देखा कि जो गुण आ रहा है, आवेश, वो सिर्फ आकर्षित ही नहीं कर रहा है, प्रतिकर्षित भी कर रहा है। तब ये पता चला कि भैया द्रव्यमान तो ठीक एक प्रकार का है, आवेश एक प्रकार का नहीं है। ये जो गुण अवतरित हो रहा है रगड़ने के बाद, वो एक कैटेगरी का नहीं है। तो क्या माना गया, सजाति और विजाति, लाइक और। अब इसका क्या मतलब है, ये बोला गया कि जब भी दो चीज़ों को रगड़ा जाता है, जब भी दूसरे को क्या कहते हैं, रगड़ते हैं, तो उन पर जो आवेश आता है वो हमेशा दो डिफरेंट प्रकार का आवेश आएगा। इस पर अगर एक किस्म का चार्ज आएगा तो इस पर दूसरे किस्म का चार्ज आएगा। रगड़ने पर कभी एक ही प्रकार का आवेश नहीं उत्पन्न होता। इस पर जो भी जिस भी गुण का आवेश आएगा, इस पे ठीक उसका उल्टा आएगा। प्लास्टिक की छड़ों कैट फर के साथ रगड़ोगे, प्लास्टिक पर जो आवेश आएगा, कैट फर पर जो आवेश आएगा, वो अलग प्रकार का होगा। ये एक नहीं, ये सबके साथ ऐसा होता है। मैंने पहले ही कहा, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में समय लगता है। एक दिन में कोई थ्योरी नहीं बनती है, बड़ा इस पर संघर्ष लगता है, मेहनत लगता है। तब जाके पता चला कि भाई ये जो लाइक और अनलाइक चार्जेस हैं, इनमें भी एक गुण है। जैसे दो भिन्न प्रकार के जो आवेश हैं, अलग अलग प्रकार के आवेश, उनमें आकर्षण लगता है, और जो एक ही प्रकार के आवेश हैं उनमें प्रतिकर्षण लगता है। जैसे मैंने कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा, प्लास्टिक की छड़ को कैट फर के साथ रगड़ा, चारों आवेशित हो गए। कांच की छड़ सिल्क को आकर्षित कर रही है, वही कांच की छड़ कैट फर को प्रतिकर्षित कर रही है। तो हमने निष्कर्ष निकाल लिया, सिल्क पर जो आवेश है वो कांच की छड़ के अलग नेचर का है, और कैट फर पर जो आवेश है वो कांच की छड़ के समान प्रकार का है। तो इस आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जो समान प्रकार के आवेश होंगे, जिन पर एक ही कैटेगरी का आवेश आएगा, उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और जिनमें विपरीत प्रकार के आवेश आएंगे उनमें हमेशा आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये थ्योरी, ये सिद्धांत हम लोगों ने निष्कर्ष में आगे भी निकाल लिया। अब इसके बाद ये देखा गया कि अच्छा, अभी हम कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। अभी पॉजिटिव नेगेटिव नाम कैसे पड़ा, उसके पीछे भी कहानी है, सुन लो। हमने कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा, खूब तबीयत से रगड़ा, ताकि दोनों आवेशित हो जाए, और दोनों को पास लाया तो आकर्षण भी हुआ। कुछ इस प्रकार से मान लो, ये कांच की छड़ है और ये सिल्क का एक कपड़ा है। कांच की छड़ को सिल्क के साथ हमने क्या किया, खूब रगड़ा, आकर्षित किया, और खूब रगड़ा, आवेशित किया। अब इस पर किस प्रकार का आवेश आएगा, इस पर किस प्रकार का आवेश आएगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो ये तो कन्फर्म है कि प्रकार विपरीत प्रकार का, आवेश विपरीत प्रकार का होगा, एक ही प्रकार का आवेश नहीं आता, डिफरेंट टाइप का आवेश होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला कि जब कांच की छड़ और सिल्क के कपड़े को
रगड़ करके आवेशित कर लेते हैं। तो कांच की छड़ को सिल के साथ जब टच कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो ये दोनों का आवेश हवा हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। यानी कि दोनों के आवेश टच करने पर ज़ीरो हो जा रहा है। यानी इस कंडीशन को कहते हैं उदासीनीकरण, कि जो दोनों आवेश आए हैं इनको अगर टच करा दिया जाए तो दोनों आवेश, दोनों वस्तुएं, ये कांच की छड़ और ये सिल्क का कपड़ा, ये दोनों ही उदासीन हो जाते हैं। आवेश जो गुण आया था वो हवा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो अनलाइक चार्ज हैं, अलग अलग कैटेगरी के आवेश हैं, रगड़ने पर अनलाइक चार्ज ही आता है। जो विजातीय आवेश आए हैं रगड़ने के उपरांत, उनको अगर टच करा दिया जाए तो ख़त्म हो जाते हैं। इस आधार पर हमने मान लिया कि जो आवेश के दो प्रकार हैं, एक को बोला गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज। तुम सब कोई पर पूछे कि भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया क्यों गया, जब पॉजिटिव का मतलब कम नहीं है और ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव का मतलब कम आवेश नहीं, तो नेगेटिव पॉजिटिव बोलने का तात्पर्य क्या है, आखिर ये इसके पीछे लॉजिक क्या है कि नाम क्यों रखा गया। तो कह सकते हो कि इन आवेशों में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता होती है, प्रकृति होती है, उदासीन कर देंगे। तो मिल करके जीरो हो तभी हो सकते हैं जब एक प्लस और एक माइनस हो। तो ये लॉजिक लगा करके हमने नाम रखा। और ये नामकरण किया किसने था? एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नामकरण किया कि आवेश दो प्रकार के होंगे, एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। अच्छा, अब ये क्या है कि किसको धन किसको ऋण बोला जाए? तो ये भी कहा गया कि जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा जाएगा तो जो कांच की छड़ पर आवेश आएगा वो हमेशा धन आवेश माना जाए, और जो सिल्क के कपड़े पर आवेश आएगा उसको ऋण आवेश माना जाए। तो कन्वेंशन के हिसाब से इस प्रकार से हमने कांच की छड़ पर आने वाले आवेश को पॉजिटिव मान लिया, और जो कांच के साथ प्रतिकर्षण दिखाएगा वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और सिल्क के पर जो आने वाला आवेश था वो नेगेटिव मान लिया, और जो सिल्क के साथ प्रतिकर्षित होंगे सब के सब नेगेटिव होंगे। तो इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन दो आवेशों के दो प्रकार का नामकरण कर दिया कि एक को धनावेश बोलो, एक को ऋण आवेश बोलो। क्यों? क्योंकि इनमें उदासीनीकरण करने की क्षमता होती है। मिल करके जीरो हो जाएंगे तो यार पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलोगे तो और क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से हम लोग आवेश की शुरुआत से लेकर के आज तक आवेश के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। 18वीं शताब्दी का समय था जब नामकरण किया गया। सोच सकते हो, मतलब 1800 साल ये और 600 साल वो, मतलब 2400 साल लग गए सिर्फ नाम रखने में। आवेश दो नाम होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सोच सकते हो, जो ऑब्जर्वेशन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व हुआ था, उस ऑब्जर्वेशन का नाम, आवेशों का नाम 18वीं शताब्दी में रखा गया धन और ऋण। 2400 साल का ये कहानी है, जर्नी है। तो लिटरली तुमको मैं 2400 साल का सफ़र तय कराया हूँ कि ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ। तो उनको पहले ही मैं कहा था कि विज्ञान की खोज एक दिन में नहीं होती है, शताब्दियाँ बीत जाती हैं निष्कर्ष तक पहुँचने में। शायद अभी ऐसा बहुत कुछ है आवेश के बारे में जो अभी हम शायद न जानते हो। आने वाले कई 100 सालों बाद शायद अगर धरती पर इंसान रहा तो बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा आवेश के बारे में। आज जो जानते हैं वो इतनी सी कहानी है। तो बच्चों, आज की जो क्लास थी ये एक प्रकार का परिचय था, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था। आवेश क्या होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से बात आगे बढ़ी, आज कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये पूरी तुमको कहानी मैंने सुनाई है। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को शुरुआत करते समय हमें उसका पहले इंट्रो लेना होता है
कि क्या इसमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कहानी है। वही इंट्रो तुमको मैंने आज दिया है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। आज की क्लास एक सिंपल सी क्लास थी, इंट्रो थी, छोटी सी क्लास थी, बेसिक जानकारी तुमको देनी थी। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो आवेश के और गुणों की बात करेंगे, जैसे आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश के संरक्षण की बात क्या होती है, फिर कूलॉम का नियम पढ़ेंगे, फिर आगे विद्युत क्षेत्र की कहानी आएगी। पूरा विद्युत आवेश के बारे में इस चैप्टर में हर चीज़ हमको सीखने को मिलेगा। सीखने पर ध्यान देना है, परीक्षाओं पर ध्यान इसलिए देना है कि सीखने वाला काम अगर सही से होगा तो परीक्षा वाला काम अपने आप होता जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमको ध्यान रखना है कि जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें हम बात को कितना अच्छे से अंदर तक समाहित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है सारी बातें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहानी कैसे आगे बढ़ी, कहाँ तक पहुँचे, अच्छे से बात समझ में आ गया होगा। और मिल लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आवेशों के और गुण पढ़ेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नई थ्योरी, कुछ नई बातचीत करेंगे। अगर मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।